क्या पहलू हो सकते हैं? देखिए, अभी वर्तमान में अगर हम लोग देखें, आर्थिक आधार पर लोग कह रहे हैं, आर्थिक आधार पर अगर वर्तमान में हम लोग आरक्षण देखें, तो जो 103वां संविधान संशोधन हुआ, जो ईडब्ल्यूएस कोटे का आरक्षण है, वो आर्थिक आधार पर है। सवर्णों को आर्थिक आधार पर आरक्षण मिल रहा है। दूसरा, जो कि मंडल आयोग के कमीशन की जो सिफारिशें लागू हुई, और जब वो सुप्रीम कोर्ट में गई, तो इंदिरा साहनी केस सुप्रीम कोर्ट का वो काफी फेमस जजमेंट रहा, मनोज जी, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया क्रीमी लेयर का सिद्धांत अन्य पिछड़ा वर्ग के जो आरक्षण में वो लागू रहेगा, और वो अभी भी है। तो अन्य पिछड़ा वर्ग को जो आरक्षण मिल रहा है, उसमें क्रीमी लेयर का सिद्धांत काम कर रहा है। वहां पे अगर कोई, वहां पे हम लोग नहीं कह सकते कि कोई कई पीढ़ियों से पाता चला जाएगा, क्योंकि अगर उसके माता पिता दोनों के इनकम की स्थितियां बनेगी, तो वो क्रीमी लेयर में आएगा, फिर वो परिवार उससे बाहर हो जाएगा। लेकिन मामला आता है एससी और एसटी के कैटेगरी में। एससी और एसटी के कैटेगरी में सुप्रीम कोर्ट ने दिया, लेकिन उस कैटेगरी के संदर्भ में यहां पे क्रीमी लेयर का सिद्धांत नहीं है। क्या इसमें क्रीमी लेयर का सिद्धांत आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? हमें लग रहा है कि देखिए, इसको लेके हम लोगों को एक दृष्टिकोण और रखना पड़ेगा। जो भीमराव अंबेडकर साहब ने जिस दृष्टिकोण की तरफ हम लोग का दृश्यावलोकन कराया था, मैं अभी राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र में गया था, और वहां हमने देखा कि बिल्कुल जोधपुर के बगल का क्षेत्र था, मनोज जी, जो जीवित में तो देखिए लोगों के साथ जातिगत भेदभाव तमाम स्थितियां जो होती होंगी, लेकिन लोगों के शमशान अलग थे, यानी कि दलितों के शमशान अलग, उसमें भी जो है कि जो एसटी के लोग हैं उनके शमशान अलग, और पिछड़े वर्ग के लोगों का शमशान अलग, फॉरवर्ड क्लासेस के शमशान अलग। तो सोचिए, हम लोग एक कैसी व्यवस्था में रह रहे हैं जहां पे कि मरने के बाद भी एक शमशान घाट पे सम्मान पूर्वक अभी भी अंत्येष्टि की प्रक्रिया संपन्न नहीं हो पा रही है। तो ये एक हमारे देश की रियलिटी है। हम लोगों ने देखा है यहाँ पे कि अगर कोई दलित जो है कि अभी भी अगर वो आईएएस भी बन जाए, कुछ भी बन जाए, लेकिन समाज उसके प्रति, ठीक है, वो सामने में चूंकि पद पे बैठे हुए हैं तो सम्मान करता है, लेकिन क्या दलित होने के कारण से उनको जिस उसको दयनीय स्थिति से एक अलग नजरिए से देखा जाता है, वो दृष्टिकोण बदला है। और तीसरा, लेकिन देखिए, मेरा मानना है कि जैसे कि आज के समय में सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, वैसे में आरक्षण से संबंधित चीजें भी अपडेटेड होनी चाहिए। और आरक्षण, देखिए, आरक्षण बहुत जबरदस्त तौर पे जुड़ा हुआ है। वो जुड़ा हुआ आंकड़ों के साथ, कौन सी जाति ज्यादा लाभ ले ली, कौन सी जाति लाभ नहीं ली। हम लोग देखते हैं कि उसके लिए बहुत सारे जो है कि जातियां अपने आप को ओबीसी में शामिल करने के लिए संघर्ष करती हैं। बहुत सी जातियां जो कई बार हम लोग देखते हैं सामान्य वर्ग में होती है, वो एससी एसटी ओबीसी अलग अलग कैटेगरीज में डलवाने के लिए संघर्ष करती हैं। अभी भी देखिए, जो अभी पूर्व के वक्ता कह रहे थे कि क्या उसमें कोई परिवर्तन हुआ है? परिवर्तन जो संविधान निर्माताओं ने 10 वर्ष के लिए कहा था कि फिर समीक्षा की जाएगी, वो परिवर्तन इसलिए नहीं हुआ कि हमारे यहाँ जातिगत जनगणना ही नहीं हुआ। अंग्रेजों के जमाने में जो जातिगत जनगणना हुआ, आखिर किसी एक्स जाति ने आरक्षण का लाभ उठाया, आज उसकी सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां कैसी है? क्या वो परिस्थितियां उसकी बेहतर हो गई? बहुत बेहतर हो गई है, वो समूह बहुत बेहतर हो गया, तो ठीक है, उसको आप लिस्ट से बाहर कीजिए। तो मुझे लग रहा है कि जो गहनता के साथ जातिगत जनगणना इसी के साथ मुड़ता है। देखिए, या तो हम लोग आरक्षण का समर्थन करेंगे या विरोध करेंगे। और अगर आरक्षण का समर्थन करते हैं और आरक्षण को समयानुसार परिवर्तनशील, उसको अपडेटेड बनाए रखना चाहते हैं, तो फिर जातिगत जनगणना के बहुत ही मजबूत किस्म के आंकड़े होने चाहिए कि अलग अलग समूहों के जाति के लोगों का कितना प्रतिनिधित्व है, उनकी आज के समय में वास्तविक आय कितनी है, उनको आज सामाजिक स्तर पर उनकी प्रतिष्ठा कैसी बदली है, नहीं बदली है। तो ये जातिगत जनगणना का मामला मैं मानता हूं कि बेहद गंभीर मामला है, और इस मामले को सरकार को गंभीरता से लेना देखना चाहिए। सूर्य प्रकाश मैथिल मेरे साथ मौजूद है। सूर्य प्रकाश जी, आपकी राय? पूरे देश को भारत माता की जय और वंदे मातरम। देखिए, यहाँ पर अभी मेरे से पूर्व में जो यादव जी हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छे से बताया, और अश्विनी भैया ने तो गागर में सागर भर दिया, उन्होंने कानूनी पेच भी बता दिए। राहुल लाल जी की बातों से मुझे थोड़ा सा हंसी आ रही। पता है मनोज जी, एक आदत सी बन गई है इस स्वतंत्र भारत के अंदर केवल हिंदुओं को गाली देने की और हिंदुओं को जाति प्रथा में बांटने की। और ये जो कोड़ है ना आरक्षण रूपी, इस कोड़ को साफ ना हो, ये बीमारी चलती रहे। जैसे सफेद दाग होता है, वो सफेद दाग की बीमारी चलती रहती है। शरीर पे सफेद दाग है ना, वो चलती चली जाती है, अंत तक जब आदमी चला जाता है दुनिया से, तब जाके वो खत्म होती है। मुझे लगता है ऐसी स्थिति राहुल लाल जी भी चाहते हैं। अच्छा। इन्होंने अभी, हाँ, इन्होंने क्या अभी आपके सामने जो कहा कि देखिए, वहां पर तो जातियों के आधार पर शमशान घाट भी बटे हुए हैं। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं मेरे भाई, क्या केवल हिंदुओं में ये व्यवस्था है? क्या मुसलमानों में शिया और सुन्नी में नहीं है?
क्या वहां पर वहाबी में नहीं है? क्या वहां पर पसमंदा में नहीं है? आप कैसी बातें करते हैं? शिया और सुन्नी का तो त्योहार भी अलग है, वहां पर कब्रिस्तान तो छोड़िए, मस्जिदें भी अलग है। आप मुझे बताइए कौन से मंदिर अलग है दलितों के और स्वर्णों के? और एक और बात, मुझे सख्त ऑब्जेक्शन है, ये बार बार जो राहुल लाल जी कह रहे थे ना कि स्वर्णों को तो आरक्षण मिल गया 10% इकोनॉमिक आधार पर, तो अपनी जानकारी को दुरुस्त कीजिए कि आप अच्छे स्तंभकार है, एक राष्ट्रीय चैनल पे बैठे हैं। वो जो 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण है, उस ईडब्ल्यूएस में कोई भी अप्लाई कर सकता है, उसमें जातिगत बंधन नहीं है। पहले इस चीज को पढ़ लो, उसके बाद उस पर कोट करना। अब हम मनोज जी आ जाते हैं अपने मुख्य विषय पे। अच्छा, अभी किसी और विषय पे थे क्या? हाँ हाँ, अच्छा, अभी तक तो जरा रंग रोगन कर रहे थे राहुल लाल जी का, क्योंकि उनकी जो बहुत सारी फर्जी बातें हैं ना, वो अच्छा, फर्जी राहुल बातें लाल जी फैलाते आपकी हैं। डेंटिंग पेंटिंग कर रहे थे अभी? हाँ हाँ, अभी शेप में लेके आएंगे आपको? हाँ, अब हम इनको शेप में लेके आए, थोड़ा इनको फास्टिंग कराएंगे, इनका वेट लॉस कराएंगे। हाँ। अब हम आते हैं मुख्य विषय। हाँ, देखिए, आखिर आरक्षण के अंदर मैं ये नहीं कहता आरक्षण खत्म कर दिया जाए, मनोज जी, मैं तो बहुत